नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर अमेरिका से। बता दें, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड्स को करीब से गोली मार दी गई। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है। पुलिस को शक है कि यह मामला टारगेटेड किलिंग की वारदात हो सकती है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनता को संबोधित किया और हमला करने वाले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि नेशनल गार्ड्स को गोली मारने वाले संदिग्ध की पहचान एक अफगानी नागरिक के रूप में की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो नेशनल गार्ड्स को गोली मारे जाने की घटना आतंकी कृत्य से बताया है और कहा है कि इस मामले में त्वरित और निश्चित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार संदिग्ध एक अफगानी था। ट्रंप ने कहा कि यह जघन्य मामला धृष्टता का कार्य था, घृणा का कार्य था और आतंक का कार्य था। यह हमारे पूरे देश के खिलाफ एक अपराध था, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध था। आज रात सभी अमेरिकियों के दिल वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड्स के उन दो सदस्यों और उनके परिवार के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। हैदराबाद स्थित इस अत्याधुनिक कैंपस में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं, लॉन्च वाहन, निर्माण लैब्स और रिसर्च सेंटर शामिल है। स्काई रूट वही कंपनी है जिसने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में स्पेस सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है और निजी कंपनियों के जुड़ने से देश की वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को अधिक से अधिक अवसर देना है ताकि भारत आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष तकनीक का वैश्विक हब बन सके। स्काई रूट के संस्थापकों ने यह भी बताया कि इन्फिनिटी कैंपस में आने वाले समय में कई नए स्पेस मिशन तैयार किए जाएंगे जो भारत को प्राइवेट स्पेस सेक्टर में विश्व स्तर पर और भी मजबूत बनाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी चर्चाओं के बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि टीम वर्क कांग्रेस की हमेशा से सबसे बड़ी ताकत रही है और किसी भी निर्णय से पहले सामूहिक चर्चा जरूरी है। जब मैंने कहा कि इस मुद्दे पर हाईकमान फैसला करेगा तो इसका मतलब था कि इस पर टीम चर्चा करेगी। लोगों की एक टीम है, टीम बैठेगी, चर्चा करेगी और फिर कोई फैसला लेगी। खड़गे के इस बयान को सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि दोनों नेता लगातार किसी भी तरह की अनबन से इनकार करते रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये टीम चर्चा कब होती है और इससे कर्नाटक की राजनीति में क्या संकेत निकलते हैं। हाईकमांड बोले तो टीम है, अकेला नहीं रहता, टीम है। जब हमारी पूरे हाईकमांड की टीम बैठ के चर्चा करके निर्णय लेगा। हाईकमांड बोले तो टीम है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब दौरे पर हैं। मंत्री शिवराज सिंह चौहान मोंगा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के साथ मंजे पर बैठकर खाना यानी नाश्ता किया। यहां वे किसानों और मनरेगा में काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे। शिवराज सिंह चौहान मोगा के गांव रणशीह कला किसानों को सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ ही दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं को ग्राउंड पर उतारने के लिए चर्चा भी होगी। केंद्रीय मंत्री के साथ पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत अन्य पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान के साथ कई युवा फोटो खिंचवाते भी नजर आए। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के कंधे पर हाथ रखकर फोटो भी खिंचवाया। पराली प्रबंधन का जो काम हुआ है, पराली जलाए बिना खेतों में मिला के बोनी की है, वो मैं देखना चाहता हूँ और सारे देश को बताना चाहता हूँ। अभी तो रणशीकला आया हूँ, यहाँ के लोगों का प्यार अद्भुत है।
स्नेह अद्भुत है और मक्के दी रोटी सरसों दा साग खाके मैं एकदम आनंद से भरा हुआ हूँ। अद्भुत जनता है यहाँ की जो स्नेह प्यार और आशीर्वाद देती है और मैं उनका सेवा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएफएस जैन मंदिर का दौरा किया। यहां उन्होंने दर्शन कर आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया। एसएफएस जैन मंदिर के दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि महाराज जी कुछ देर के लिए यहां मौजूद है। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। ये मेरे लिए एक शुभ दिन है और मैं आपके दर्शन कर खुद को खुशकिस्मत और खुश महसूस कर रहा हूं। आपका मार्गदर्शन और सीख ही वो सब है जिसकी हमें जरूरत होती है। मेरे को जानकारी मिली थी आप यहाँ पधारे हैं काफी समय से। लगातार कई दिन से मैं संपर्क में था कि गुरु महाराज के मैं दर्शन करूं। आज आपने जो आशीर्वाद दिया है और आप हमारे कैंप कार्यालय पर पधार रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वहां पधारें और आपके प्रवचनों से हमारे सभी सांगानेर विधानसभा के हमारे सभी गणमान्य नागरिक, हमारी माता बहनें, हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आज का मेरा दिन बहुत ही शुभ है। मेरे को आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपका इस समाज को जो आप एक पाथे दे रहे हैं, इस समाज को दिशा दे रहे हैं, निश्चित रूप से आज के समय बहुत आवश्यक है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पधारें। आपको आमंत्रण निमंत्रण है। आप मेरे को जानकारी मिली थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के एक सदस्य को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित के तौर पर हुई है, जो हरियाणा के जिंद का रहने वाला है। पुलिस को उसके पास से एक लोडेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और काफी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सुमित केवल हथियार बंद नहीं था, बल्कि वो मोहन गार्डन इलाके में 4 अगस्त को ही हथियार के मामले में वांटेड भी था। उस दिन 3 बदमाशों ने युवक मोहित डागर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हमलावर बाइक से फरार हो गए थे। इस सनसनीखेज वारदात की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने खुद ली थी। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस केस में 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और पूछताछ में सुमित का नाम भी सामने आया था। पुलिस की क्राइम ब्रांच को 26 अगस्त को खबर मिली थी कि सुमित नरेला बवाना रोड पर किसी से मिलने आने वाला है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर जाल बिछाया और कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से पुलिस को अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। दिल्ली में करोल बाग पुलिस को ऑपरेशन साइबर हक के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसी गैर कानूनी मोबाइल फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है जहां न केवल मोबाइल फोन असेंबल किए जा रहे थे, बल्कि उनके IMEI नंबरों में भी अवैध रूप से छेड़छाड़ की जा रही थी। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस को लंबे समय से यहां अवैध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी और इसके बाद ऑपरेशन साइबर हक के तहत एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस की छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 1826 मोबाइल फोन, कई तरह के असेंबली टूल्स और इसके साथ ही IMEI स्कीटर्स, मदरबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी पुराने या चोरी के मोबाइल फोन को तोड़कर नए पार्ट्स के फोन असेंबल करते थे और उन पर फर्जी IMEI नंबर चिपका दिया करते थे। इन फोनों को बाद में बाजारों में ब्रांडेड फोन बताकर बेचा जाता था। पुलिस का कहना है कि IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना एक गंभीर साइबर अपराध है, क्योंकि इससे मोबाइल की ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है और अपराधी भी इसका लाभ उठाते हैं।
और राजधानी दिल्ली में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वायु प्रदूषण के स्तर में कोई राहत नहीं दिख रही है। बुधवार को मामूली सुधार के बाद गुरुवार तड़के हवा में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गए हैं। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में आज भी हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में बनी है, जबकि वजीरपुर और बवाना में यह स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह से दिल्ली के आसमान में धुंध और कोहरे की परत छाई हुई नजर आई। प्रदूषण के कारण सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी एकदम ही कम रहती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि वे ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें और केवल जरूरी होने पर ही बाहर निकले। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार गुरुवार सुबह 6 बजे वजीरपुर में AQI 404 और बवाना में AQI 403 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अन्य इलाकों का हाल भी खराब है। विवेक विहार में AQI 395, जहांगीरपुरी में 392, आनंद विहार में 286, नरेला में 386, बुराड़ी में 368, चांदनी चौक में 368, सोनिया विहार में 355 और RK पुरम में AQI 354 दर्ज किया गया है। जम्मू और कश्मीर अब धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है। सर्दियों का स्मॉग कश्मीर में खराब एयर क्वालिटी की एक गंभीर तस्वीर दिखाता है। वही सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक नई रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगातार वायु प्रदूषण की चुनौतियों को हाईलाइट किया है। रिपोर्ट में पता चला है कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी मॉनिटर किए गए जिलों में स्तर PM 2.5 का स्तर 40.2 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्वच्छ वायु के निर्धारित मापदंड से 8 गुना अधिक रहा। यह एनालिसिस 2023 के सैटेलाइट से मिले डेटा पर आधारित है और इससे पता चलता है कि इंडो गैंगटिक प्लेन में पड़ने वाले जिलों में प्रदूषण की एक गंभीर समस्या है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर में एनालिसिस प्रदूषित हॉटस्पॉट में टारगेटेड मिटिगेशन का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करते हुए जिला स्तर पर एक्शन प्लान के लिए साफ हवा की प्लानिंग की वकालत भी की गई है। और मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर बीती रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब होंडा कंपनी की एक कार देखते ही देखते आग के गोले में बदल गई। वर्ली से बांद्रा की ओर जा रही यह कार जैसे ही सीलिंग के मध्य भाग के करीब पहुंची, अचानक ही अनियंत्रित हो गई और तेज गति के कारण डिवाइडर से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से मरोड़ गई और उसमें आग लग गई। घटना की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार का ब्रेक फेल हो गया था और इसकी वजह से चालक अचानक ही नियंत्रण खो बैठा। आमतौर पर सीलिंग पर वाहनों की रफ्तार अधिक होती है और इस कार की स्पीड भी काफी तेज बताई जा रही है। तेज रफ्तार में ब्रेक फेल होने का असर बेहद ही घातक साबित हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार 3 में से 4 लोग समय रहते तुरंत ही बाहर निकल आए। डिवाइडर से टकराने के बाद चंद सेकंड में ही कार में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से गुजर रहे वाहन चालक भी दहशत में रुक गए। कुछ समय के लिए सीलिंग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने दूर से ही आग की ऊंची लपटों को देखा, जिससे यह हादसा और भी भयावह नजर आ रहा था। कार कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई और उसमें रखा सामान भी जलकर राख हो गया। तेलंगाना के महबूब नगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 167 पर बुधवार 26 नवंबर को एक भीषण सड़क हादसे के बाद इथेनॉल टैंकर में आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि टैंकर चालक जिंदा जल गया। यह हादसा तब हुआ जब टैंकर हनवाड़ा मंडल में नेशनल हाईवे 167 पर एक लॉरी से टकरा गया। टक्कर से आग लग गई। ड्राइवर को भागने तक का मौका नहीं मिला। कुछ स्थानीय लोगों ने हादसे में शामिल दूसरी लॉरी के ड्राइवर को बचाया। फायर फाइटर्स को तुरंत सूचना मिलते ही वो घटनास्थल पहुंचे और लगभग 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का काम किया गया। 3 फायर इंजन भी इस आग बुझाने में मदद की। पुलिस ने हादसे की सही वजह और हालात का पता लगाने के लिए जांच फिलहाल शुरू कर दी है।
कश्मीर में अब सच में हड्डियां तक जमने वाली सर्दी पड़ रही है। रात भर पारा इतना नीचे गिरा कि पेड़ों की पत्तियां, डालियों पर बर्फ की चमकदार परत जम गई। सुबह लोग बाहर निकले तो लगा जैसे पूरा जंगल शीशे का हो गया है और इस सीजन का सबसे ठंडा रिकॉर्ड टूट गया। श्रीनगर में -3.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। शोपिया घाटी में -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि जोजिला देश में -16 डिग्री तक पहुंच गया। श्रीनगर में आज सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर -3.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पूरी कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप तेज हो गया है। हर इलाके में टेम्पर 0 से नीचे है। ठंड की स्थिति बड़े पैमाने पर है और इसका असर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के सभी हिस्सों पर पड़ रहा है। टेम्परेचर से पता चलता है कि कश्मीर और लद्दाख में लगभग हर जगह मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।